Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Panda. Let's start the newspaper analysis of 15 July 2020. Our first news is पहली न्यूज़ हमारे रिलेटेड है सेंट्रल लिमिट ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन स्कूल सेशन। तो अभी क्या हुआ है कि जो हमारी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने ये डिसीजन लिया है जितनी हमारी ऑनलाइन क्लास होती हैं उसका टाइम लिमिट तय करा जाए। तो इसके लिए एक गाइडलाइन जो जारी की है उसका नाम है प्रज्ञता गाइडलाइंस। तो आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी गाइडलाइंस है। तो प्रज्ञता गाइडलाइंस है किस मिनिस्ट्री ने जारी करी है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MHRD। तो आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कौन सी गाइडलाइन है, प्रज्ञता गाइडलाइंस अंडर MHRD विद द हेल्प ऑफ NCERT। MHRD ने गाइडलाइन जारी करी है विद द हेल्प ऑफ NCERT, नाम है प्रज्ञता गाइडलाइंस। इसमें क्या गया है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो पढ़ाई होती है वो केवल प्री प्राइमरी स्टूडेंट को बस आधे घंटे पढ़ाना है ऑनलाइन। 1 से 8 क्लास के बच्चों को 2 सेशन लेने हैं 30 से 45 मिनट के। 9 से 12 क्लास के 4 सेशन होंगे 30 से 45 मिनट के। और वही मैंने आपको बताया NCERT की मदद से बनाया गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइबर बुलिंग के लिए अवेयर करा जाएगा बच्चों को। टीचर जो है वो साइबर बुलिंग के लिए अवेयर करेंगे। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं कि बच्चे जूम टीवी पे दूसरे दूसरे नामों से टीचरों को पढ़ाने नहीं देते, साइबर उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो इन सब के लिए टीचरों को अवेयर करना पड़ेगा बच्चों को कि ऐसा काम ना करें। तो बस आपको ये इतना ध्यान नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि MHRD में आता है, गाइडलाइन का नाम है प्रज्ञता गाइडलाइंस, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टाइम लिमिट तय करा जाए। सो द नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो रिलेटेड है वो आई है, हाँ, ये प्लाज्मा बैंक से रिलेटेड है। तो अभी क्या हुआ प्लाज्मा बैंक, प्लाज्मा बैंक कुछ नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रख लेते हैं कि फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इंडिया का कहाँ सेटअप हुआ था, तो वो दिल्ली में सेटअप हुआ था। पहली क्वेश्चन तो यही है कि फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहाँ सेट हुआ, दिल्ली में। वो सेट हुआ था इधर ILBS में। ILBS ये एक इंस्टीट्यूट है, लीवर और बाइंडलरी करके होता है। तो ये पहला तो इसमें हुआ था। अभी दूसरा जो हुआ है वो लोकनायक हॉस्पिटल में सेटअप हुआ है। सेकंड जो हुआ है वो लोकनायक हॉस्पिटल में हुआ है। तो ये कोई नहीं पूछेगा कि कौन से हॉस्पिटल में सेटअप हुआ है, हम बस ये जान लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा जो होता है वो किसी जो इंसान सही हो गया, जैसे किसी इंसान को कोरोना वायरस था और वो सही हो गया, तो उसका ब्लड जो है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन में चढ़ाया जाएगा। किसी इन्फेक्टेड में सही इंसान का ब्लड चढ़ा देंगे ताकि इसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए और वो भी बच सके। तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। ये स्ट्रॉ कलर्ड का होता है, मुझे नहीं पता स्ट्रॉ कलर कैसा होता है, रेड से ही मिलता जुलता कुछ होता होगा। तो ये स्ट्रॉ कलर्ड का होता है। 50% जो ब्लड होता है उसे हम प्लाज्मा होता है। जो ब्लड का 55% है वो प्लाज्मा होता है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। और 90% जो प्लाज्मा होता है वो वाटर होता है। और 6 to 8% प्लाज्मा जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है ब्लड का, और प्लाज्मा के अंदर ही कम से कम 90% पानी होता है और 5 से 6% जो है 6 से 8% प्रोटीन होता है। तो इन प्रोटीन को आप रट लीजिए, बायो में यही पूछा जाएगा, भले वो FCAT हो, भले आपका CDS हो, भले आपका CAPF हो, उसमें यही पूछा जाता है। तो ये बायोलॉजी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो होता है, पहला है फिब्रोनोजिन। तो फिब्रोनोजिन काम करता है क्लोटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। दूसरा है ग्लोबिन, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस लड़ने की क्षमता के लिए। तीसरा है एल्यूमिनियम, ये ऑस्मोटिक बैलेंस रखने के लिए। तो एज इट इज आप ये रख लीजिए, फाइब्रोनोजिन किससे रिलेटेड है, तो क्लॉटिंग से रिलेटेड है, ग्लोबिन डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है, एल्यूमिनियम ऑस्मोटिक बैलेंस से। ये बहुत अच्छा। सीरम किसे बोलते हैं, ये आपने सीरम यूज भी करा होगा, सिर में लोग लगाते हैं। तो सीरम क्या होता है, तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। जो क्लॉटिंग क्या होता है, जो खून जम जाता है। तो जिस प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है उसको हम बोलते हैं सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, इसको हम बोलते हैं सीरम। बस इसमें यही जानना इंपॉर्टेंट था। सो आर नेक्स्ट न्यूज हमारी रिलेटेड है, जान लेते हैं किससे रिलेटेड है। हाँ, ये डिस्क्वालिफिकेशन। तो अभी क्या हुआ है कि स्पीकर ने डिसमिस कर दिया पिटीशन, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 7 MLA। जो 7 MLA की पिटीशन थी कि उनको डिस्क्वालीफाई करा जाए, तो स्पीकर ने मना कर दिया। तो ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जान लेना है एंटी डिफेक्शन लॉ क्या चीज़ है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये है कि पहले क्या होता था कि MP MLA जो है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते थे, लालच में, पैसे के लालच में, पावर के लालच में। इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार एंटी डिफेक्शन लॉ लाई। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है 52 अमेंडमेंट एक्ट। एक तो ये याद रखना है अमेंडमेंट कौन सा जिससे इसको ऐड करा गया। इसमें 101 102 आर्टिकल को अमेंड करा गया है फॉर MP, और 190 191 को ऐड करा गया फॉर MLA। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इंडिपेंडेंट मेंबर, नॉमिनेट मेंबर, इन तीन पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। अगर कोई बंदा अपनी पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध वोट करता है, पॉलिटिकल पार्टी कह रही है इस चीज़ पे हाँ का वोट करो, वो ना का वोट करता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये। दूसरा, इंडिपेंडेंट मेंबर। अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय लड़ा है, इंडिपेंडेंट लड़ा है, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे ज्वाइन करेगा,
तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो किसी को ज्वाइन करेगा तो। नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे आपको पता है कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, लोकसभा में कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं, तो अगर वो 6 महीने के अंदर, यही क्वेश्चन आंसर में आएगा कि कितना मंथ का टाइम दिया जाता है नॉमिनेट मेंबर को किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, तो 6 मंथ का टाइम दिया जाता है किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर को कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए। अगर उससे ज़्यादा वो टाइम लेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या है, 2/3 व्यक्ति अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। ये जो मर्जर का है ये ऐड किया गया है भाई 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। पहले क्या होता था, स्प्लिट हो जाती थी, 1/3 का रूल था कि 1/3 पार्टी अगर स्प्लिट होकर किसी दूसरे में चली जाती है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो इस कंडीशन को खत्म कर दिया गया था भाई 91st अमेंडमेंट एक्ट। जो स्प्लिट की कंडीशन है उसको हमने खत्म कर दिया था। स्प्लिट की जगह हमने इसमें मर्जर बोल दिया 91st में कि स्प्लिट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर 2/3 लोग मर्ज करते हैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर के। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, वो भी एक मेंबर ही होता है, पहले एमपी रहा होता है, तो जब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है तो उसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर के पद से चला जाएगा, स्पीकर का पद को छोड़ देगा कि 5 साल बाद स्पीकर का पद उसे छोड़ना पड़ेगा, तो वापस वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो ये 2 एक्सेप्शन है, एक तो मर्जर के लिए एक्सेप्शन है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए एक्सेप्शन है। डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो जैसे आप यहाँ आर्टिकल में पढ़ सकते हैं स्पीकर ने डिसाइड करा, तो इधर भी जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। लोकसभा में हमारा स्पीकर होता है, राज्यसभा में हमारा चेयरमैन होता है, तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि डिस्क्वालीफाई है या नहीं। इसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, लोग बोलते हैं इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, हो सकता है। केस का नाम बता देता हूँ, केस का नाम कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है, आप लिख लीजिए कीतो होलोहान केस। कीतो होलोहान केस का नाम है, आप लिख लीजिए, ऐसे ही रिमेंबर कर लीजिए। जुडिशियल रिव्यू होता है भाई कीतो होलोहान केस, स्पीकर का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है भाई सुप्रीम कोर्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये तबलीगी जमात से रिलेटेड थोड़ी सी न्यूज़ आई थी तो मैं आपको बता देता हूँ। तबलीगी जमात हमारा जानना इतना ज़रूरी नहीं है, आप सबको पता है इसके बारे में। एक बुक छापी है तो बुक से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, इनसाइड द तबलीगी जमात। तो बस आप ये राइटर का नाम ध्यान रखिए, जिया-उस इस्लाम हर्पल कॉलिंस। ये रटना ही पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत न्यूज़ में था, इस पर एक बुक बन गई है। तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ तबलीगी जमात की हिस्ट्री। तो इसे देवबंदी इस्लामिक स्कॉलर इन्होंने बनाया था, मोहम्मद इलियास। तो नाम फिर ये याद आपको रखना पड़ेगा, खंडालवी पूरा एक ही नाम है। इन्होंने इसे बनाया था, इन मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया था 1926 में। एक इंपॉर्टेंट बात कि ट्रू इस्लाम को मानती है, ट्रू इस्लाम में विश्वास रखती है और सूफी इस्लाम को नहीं मानती है। तो अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि स्टेटमेंट में आएगा कि सूफी इस्लाम को मानती है, ट्रू इस्लाम को नहीं मानती, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये ट्रू इस्लाम को मानती है, सूफी इस्लाम को नहीं मानती है। मेवात में इसे बनाया गया था भाई मोहम्मद इलियास खंडालवी, और ये बुक का नाम है, आपको बस इतना याद रखना है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज ICMR। तो अभी 2 नई वैक्सीन बनाई गई आ गई हैं मार्केट में। तो ICMR बोला है कि इनको हम चेक कर रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट कम करती हैं कि नहीं। अभी आप देखेंगे कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारी वैक्सीन आ रही हैं, कुछ एंटी बैक्टीरियल वैक्सीन आ रही है, कुछ एंटीवायरल आ रही हैं। तो एक बार अगर ये सारी वैक्सीन आ जाए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। एक तो डेक्सामीथासोन करके थी, एक मीथाक्यूलोन करके थी, बहुत सारी हैं। अब ये 2 और आ गई हैं, आर्टिल्यूमैब और टोक्लूमैब। तो आप इतना मेरे को नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा, बस आप मैप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, वो ड्रग्स हैं लैब क्लोन, लैब में बनाई गई हैं, पहली चीज़ तो ये। और ये प्रो इन्फ्लेमेटरी का साइटोकिन्स को खत्म कर देती हैं। तो ये आपके जानने की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, न्यूज़ में आते। बस आपको ये जानना है साइटोकिन्स क्या होते हैं। साइटोकिन्स होते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं ताकि हमारे स्पेशल सेल एक्टिवेट हो जाएं, ताकि हम न्यूट्रलाइज कर सकें वायरस पार्टिकल्स को। साइटोकिन्स कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल बताऊं तो ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो एक सेल्स को डेवलप करते हैं, सेंड करते हैं ताकि हम वायरस को ख़त्म कर सकें। बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो 2 दवाइयाँ इनमें साइटोकिन्स का यूज़ हो रहा है ताकि हम वायरस को ख़त्म कर सकें। दवाई का नाम क्या है, आइक्लोमिज़ैब, टोक्लूमैब। तो बस ये रिलेटेड टू दवाइयाँ कोविड-19। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ ये एक अच्छी न्यूज़ थी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये 2 जो वर्ड हैं अजवर और नयनमार। तो अजवर और नयनमार क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नयनमार है, नयनमार जो है ये डिवोटीज़ हैं शिवा के। आपको ये ध्यान रखना है किसके डिवोटीज़ हैं, साउथ इंडिया में ये डिवोटी है शिवा के, इनको नयनमार बोलते हैं। और ये अजवर जो है, अजवर जो आप देख रहे हैं ये डिवोटी हैं विष्णु के। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अलियनर्स और नयनर्स करके एक मेडिवल इंडिया में टॉपिक भी है, ये वही है शायद, अजवर है और नयनमार है। तो नयनमार जो है वो शिवा के डिवोटीज़, अजवर जो है वो हमारे विष्णु के डिवोटीज़। तो बस इसमें यही जानना ज़रूरी था और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस आपको ये नाम जरूर ध्यान रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। फिर ये वाली न्यूज़, हाँ अभी हवाई जो मोबाइल कंपनी है चाइना की, बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी है चाइना की, तो इसे यूके ने भी बोला है कि हम इसको बैन कर देंगे।
क्यों बोला है? क्योंकि यूएस ने यूके पे प्रेशर डाल दिया। यूएस ने यूके से बोला कि हम आपसे कोई मिलिट्री कॉपरेशन नहीं करेंगे अगर आप हवाई कंपनी को बंद नहीं करेंगे। तो यूके ने बोला कि हम, यूएस तो पहले पिछले साल ही इसको बंद कर चुका है हवाई कंपनी को अपने यहाँ, तो यूके बोला कि हम भी इसको बंद कर देंगे बाय 2027, हम भी हवाई से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। तो यहाँ देखिए आप, यूएस की हेजोमनी स्टैब्लिश्ड हो गई। यूएस इतना पावरफुल है कि उसने यूके को धमकाया और वो मान गया। धमकाना ही बोलेंगे ऐसे क्या बोलेंगे, वो बोल रहा है कि हम आपसे सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे। तो बस यही ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा अभी रिसेंटली किस कंपनी ने हवाई को मना कर दिया, तो इसका आंसर होगा यूके। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ अब ये चाबार पोर्ट, ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया तो मैं फिर से बता देता हूँ इस न्यूज़ के बारे में। अभी इंडिया जो रेलवे लाइन डालने वाला था फ्रॉम चाबार पोर्ट टू ज़ेहरादन, इसको मना कर दिया है क्योंकि उन्हीं ईरान की तरफ से मना हो गया है कि इंडिया नहीं बनाएगा, अभी से हम खुद बनाएंगे, क्योंकि इंडिया ने बहुत टाइम ले लिया इसको बनाने में। ये प्रोजेक्ट बहुत पहले का है और इंडिया अभी तक ये रेलवे लाइन नहीं डाल पाया। तो यही आया था, इसको बना कौन रहा था? इंडियन कंपनी इरकॉन करके थी, इरकॉन, यहाँ ये इरकॉन करके है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन है, ये बना रही थी लेकिन अब नहीं बना रही है, अब ईरान खुद बना रहा है। इधर आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, तो चाबार पोर्ट ये इंडिया की मदद से ईरान में बना है, एक गवादर पोर्ट ये पाकिस्तान में बना है विद द हेल्प ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो ये दो पोर्ट का नाम है, एक तो गवादर पोर्ट, चाबार पोर्ट। और ये जो रेलवे लाइन थी ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था बिटवीन ईरान, इंडिया और एक था अफगानिस्तान। तो तीन लोगों के बीच में ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था। ये रेड रूल लाइन थी, एक तो ये रोड लाइन थी फ्रॉम जारंज टू दिलाराम, और जारंज टू चाबार पोर्ट ये रेल लाइन थी और ये रोड लाइन थी। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रेल रोड दोनों लाइन थी, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था। अब इस पे जो एडिटोरियल आया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो बहुत लोग मेरे से बोल रहे थे कि सर आप जो स्क्रीनशॉट लगाते हैं वो साफ नहीं आता है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये तो आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आप बस इतना पढ़िए, इसमें से मैंने छाँट के लिखा है। तो जो काम की चीज़ है बस वही मैं यहाँ लिखी है, तो आप बस इसको पढ़िए। तो ये प्रोजेक्ट जो साइन हुआ था, ये जो इंडिया चाबार एग्रीमेंट था, 2003 का प्रोजेक्ट है, बहुत पुराना एग्रीमेंट है। और इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा होता है कि हम रशिया में जा सकते हैं, हम मिडिल ईस्ट में जा सकते हैं। जैसे आपको मैं पिक दिखाऊं तो इसका फ़ायदा क्या होता है? पहले एक तो हम बीच में है पाकिस्तान, तो अगर हमें मिडिल ईस्ट में जाना है तो पाकिस्तान हमें जाने नहीं देगा। तो इसलिए हमने सोचा कि हम ऐसे घूम के जाएंगे फ्रॉम ईरान की तरफ से अफगानिस्तान, ऊपर रशिया, इधर यूओ की तरफ, तो हम सारी तरफ जा सकते हैं मिडिल ईस्ट। तो इससे क्या होगा कि हम यहाँ एक 3-4 चीज़ें हैं जो आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई, दूसरा हम जो ऑयल ट्रेड करते हैं वो इंप्रूव हो गया। दो चीज़ देखिए आप यहाँ, कनेक्टिविटी भी इंप्रूव हुई, हमारा ऑयल जितना सप्लाई होती है वो इंप्रूव हो गया, हम ट्रेड आसानी से कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। एक तो ये बहुत अच्छी लोकेशन पे, आप देखिए कोई भी शिप यहाँ से जाएगी तो उसको यहीं से पास होना पड़ेगा, तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। इंडिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे भी था। फिर यहाँ पे अगर पाकिस्तान का गवादर पोर्ट है तो इसको काउंटर करने के लिए कोई इंडिया को भी चाहिए, तो ये काउंटर करने के लिए भी था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं काउंटर के लिए भी था। तो अगर आपने आंसर में ये चीज़ यूज़ किया करिए, स्ट्रेटेजिक यूज़, काउंटरिंग यूज़, फॉर काउंटर चाइना, फॉर काउंटर पाकिस्तान, अगर आप आंसर में ये सब यूज़ नहीं करेंगे, आप अपने एसए में नॉर्मल वेग आंसर लिखेंगे तो उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो आपके एसए से रिलेटेड है, तो आप एसए के हिसाब से तैयार करिए। फिर जो एडिटोरियल में लिखा है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। वही चीज़ लिखी है कि इंडिया जाना चाहता था रशिया की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ थ्रू द ईरान। ये जो हम बना रहे हैं ये 10 ईयर्स के लिए साइन हुआ था बिटवीन इंडिया और ईरान के बीच में, ताकि हम 10 साल में एक तो पोर्ट बना सकें और हम रेलवे डाल सकें, रेलवे लाइन डाल सकें। तो पोर्ट तो हमने बना दिया लेकिन रेलवे लाइन की कोई बात नहीं हुई। रेलवे लाइन डलनी थी फ्रॉम चाबार टू जादिन, ये आप ध्यान रखिएगा किस किस के बीच में। तो ये क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, चाबार टू जादिन किसकी लाइन है? तो ईरान के अंदर रेलवे लाइन है। फिर हाँ, हमने क्या करा, एक्सपोर्ट तो भेज दिया अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को हमने 2018 में ही बहुत सारा ग्रेन्स भेजा, बहुत सारी फूड सप्लाई भेजी, लेकिन हमने ट्रेन का काम कुछ करा ही नहीं। अब क्या हुआ कि हम ईरान से बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करते थे, ईरान से हम बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करते थे, लेकिन यूएस ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिए थे, क्योंकि ईरान जो है बहुत सारा यूरेनियम एक्सट्रैक्ट कर रहा था फॉर न्यूक्लियर पावर। तो यूएस ने अगर ईरान पे सैंक्शन लगा दिए कि ईरान से जो भी ट्रेड करेगा हम उस पर भी सैंक्शन लगाएंगे। यूएस बोला कि ईरान से जो भी ट्रेड करेगा हम उस पर भी सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन इंडिया ने थोड़े टाइम के लिए यूएस को मना लिया था कि हमें ऑयल लेने दो ईरान से, लेकिन अब यूएस के दबाव में आकर इंडिया भी ऑयल नहीं ले रहा है ईरान से। वहीं यहाँ लिखा हुआ है इंडिया ने कैंसिल कर दिया ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम ईरान। पहले हम ईरान से बहुत सारा तेल ले रहे थे, लेकिन यूएस के प्रेशर में आके, आप बोल सकते हैं यूएस का प्रेशर, यूएस की दोस्ती के कारण अब हम ईरान से कोई भी ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि चाइना बीच में आ गया। अगर इंडिया नहीं आएगा तो चाइना आ जाएगा। तो चाइना ने 25 साल के लिए एक ईरान से डील साइन कर ली, 400 बिलियन उसको दे दिए
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। तो आप ध्यान रखिए, अगर इंडिया जहाँ जहाँ नहीं होगा वहाँ वहाँ चाइना अपना आएगा, और इसका काम एक ही है। आप जितनी चीज़ देखिए, भले आप नेपाल में देखिए, श्रीलंका में देखिए, इसका एक काम है, डेट ट्रैप। आप इस वर्ड को यूज़ करिएगा, डेट ट्रैप। किसी को इतना पैसा दे दो कि वो पैसे में ही दब जाए। इसने पाकिस्तान को यही करा, चाइना ने। फिर श्रीलंका में आप देखिए, नीचे एक पोर्ट है हम्बन टोटा पोर्ट, उस पर भी इसने ऐसे ही करा। श्रीलंका में आपको याद होगा एक हम्बन टोटा पोर्ट है, नहीं पता तो पता कर लीजिए, श्रीलंका में आप मैप देखिएगा, हम्बन टोटा पोर्ट है। पाकिस्तान रिसेंटली अभी नेपाल में भी ऐसा ही कुछ कर रहा है, आप देखिए। नेपाल में जो अभी एक ओली साहब इतना बोल रहे हैं इन्होंने, नेपाल में तो हमारे न्यूज़ भी बैन हो गई है, आपको पता होगा। तो अभी इसी चक्कर में, तो ये सब डेट ट्रैप के कारण हो रहा है। तो अभी डेट ट्रैप का कारण अब ये ईरान भी बन जाएगा थोड़े टाइम में, आप देखिएगा। ईरान को अभी 400 मिलियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लिए, तो अब ईरान भी इस दबाव में आ जाएगा। ये लास्ट लाइन आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, इंडिया लॉस कुड बिकम वेलकम चाइना अगेन एंड न्यू दिल्ली मस्ट वॉच दिस स्पीड क्रिएटेड बाय इट एग्जिट क्लोजली। तो आप ये लास्ट में एससी के लास्ट में यूज़ कर सकते हैं कि जो गैप फिल्ड हो गया है ड्यू टू चाइना, ईरान के चक्कर में इंडिया ने गैप बना दिया है, उसको फिल करना चाहिए, ना कि उससे एग्जिट होना चाहिए। तो बस ये लिखा है, आपने लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो एक अच्छा आर्टिकल था, तो मैंने आपको इसको डिटेलिंग में इसीलिए थोड़ा बताया। इसमें मैंने आपको चाइना का रोल भी बताया, चाइना का रोल थ्रू डेट ट्रैप, और एक रिंग ऑफ पल्स करके पॉलिसी है, जैसे हमारा इंडिया का मैप है, तो इसको ऐसे घेर लो, रिंग ऑफ पल्स। ऊपर से आपको पता है कि इसका सीटीवीटी प्रोजेक्ट जा रहा है, जो चाइना इंडिया चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो इंडिया को घेरने की पूरी साजिश। चाइना का रोल बताया, फिर मैंने आपको यूएस का रोल बताया, यूएस की हेजेमनी कितनी जगह है। अभी देखिए यूके में भी इसने यूएस ने हेजेमनी दिखाई, फिर अभी इधर भी ये हेजेमनी दिखा रहा है यूएस। इंडिया को भी इसने थोड़ा बोल दिया कि आप उससे तेल मत खरीदिए, तो देखिए हम खरीद भी नहीं रहे। तो आपको आंसर में यही सब चीज़ें यूज़ करनी है, रोल ऑफ यूएस, रोल ऑफ यूके। अगर इंडिया और किसी का भी रिलेशन है तो बाकी कंट्रीज़ को लाइए और उसके थ्रू इंडिया का रोल एक्सप्लेन करिए। सो दिस इज आवर लास्ट न्यूज़। आई होप यू लाइक माई लेक्चर, सो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई लेक्चर। और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन का भरपूर यूज़ करिए, आप ही के लिए। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर इट, और थोड़ा लाइक भी कर दिया करिए। वॉचिंग तो बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा लाइक करिए जितने लोग भी देख रहे हैं। हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी दिक्कत है आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय।